वो जब सिर्फ 3 या 4 साल का था तब उसने एक पड़ोस की आंटी को अप्रोच किया। टेड बंडी की जितनी भी विक्टिम्स थी उन सब की शक्ल उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड स्टिफनी से मिलती थी। उसी टाइप के डार्क हेयर और उसी टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर। उसने खुद पर इतना काम किया, खुद को ऐसा बनाया कि कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट ना कर पाए। वो उस माउंटेन पर डेड बॉडीज के पास बार बार वापस जाता था। इनफैक्ट कोर्ट में जज टेड बंडी से इतना इम्प्रेस था, उसने अपनी जेल के सीलिंग में एक होल बनाना शुरू किया। इस बार उसने 12 साल की बच्ची पर अटैक किया था। He admitted to 30 murders. Some say the true count is far worse. आज हम बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस किलर टेड बंडी। My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. जिसने 1970 में 20 लड़कियों का मर्डर किया। लेटर ऑन उसने अपने कन्फेशंस में कहा कि मैंने 20 नहीं 36 लड़कियों को मारा है। टेड बंडी का कोर्ट केस वो पहला केस था जो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था, क्योंकि इस किलर का एक बहुत बड़ा फैन क्लब था। इसको लव लेटर्स लिखे गए। जेल में लड़कियां इससे मिलने आती थी। यहाँ तक कि अपने मर्डर ट्रायल के दौरान उसी कोर्ट में इसने अपनी एक फैन से शादी की थी और आगे चल के इनकी एक बेटी हुई, रोज बंडी। 1971 में टेड बंडी एक सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर में काम करता था। मतलब जो लोग खुद की जान लेना चाहते थे वो हेल्प के लिए इस ऑफिस में कॉल करते थे। ये वो लोग थे जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे, ये बहुत ज्यादा इमोशनल और वल्नरेबल थे। 1971 की रात को इस ऑफिस में एक कॉल आया और इस कॉल को पिक किया था टेड बंडी ने। लाइन के दूसरी तरफ एक आदमी था जो जिंदगी से हार चुका था, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन टेड बंडी ने उससे दुनिया जहान की बातें की। बंडी ने उस आदमी को उस थॉट प्रोसेस से ही डाइवर्ट कर दिया और उसे कन्विंस कर लिया कि वो अपनी जान ना दे। और आखिर में उस कॉलर ने उसे थैंक यू बोला और एक जिंदगी बच गई। रूम में बैठी एन रूल जो टेड बंडी के साथ इसी शिफ्ट में काम करती थी, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। उसे लगा था कि टेड एक काइंड और इंटेलिजेंट बंदा है। उस टाइम पर उसे नहीं पता था कि यह आदमी अमेरिका का सबसे नोटोरियस सीरियल किलर बनने वाला है और यही औरत एन रूल फ्यूचर में उसके बारे में एक बुक लिखेगी, द स्ट्रेंजर बिसाइड मी। एक ऐसी किताब जो एक सिंपल से रियलाइजेशन पर बेस्ड थी। मैं सालों तक एक मॉन्स्टर के बिल्कुल पास बैठी रही और मुझे पता ही नहीं चला। टेड बंडी का रियल नेम था थियोडोर रॉबर्ट बंडी। इसका बर्थ बर्लिंगटन में हुआ 24 नवंबर 1946 में। टेड बंडी की अपब्रिंगिंग बहुत ही वियर्ड थी। एक्चुअली जिसे वो अपने मॉम डैड समझता था वो उसके मॉम डैड नहीं बल्कि उसके नाना नानी थे। उसकी मदर एलेनोर 22 साल की थी जब वो प्रेग्नेंट हुई और उस टाइम पर उसकी शादी भी नहीं हुई थी और सोसाइटी के डर से उसने किसी दूर के मैटरनिटी सेंटर में टेड बंडी को बर्थ दिया। उसके पेरेंट्स ने सबको यही बताया कि टेड बंडी उनका बच्चा है और वो थोड़ा लेट पैदा हुआ। टेड बंडी के लिए उसकी माँ उसकी बहन थी और उसे बहुत बाद में जाकर ये बातें पता चली। He's adopted by his grandparents. He's raised alongside a person who he is told is his sister. But she wasn't. She was actually his mother. और इसलिए उसे ट्रस्ट इश्यूज थे और बचपन से ही उसका बिहेवियर बहुत ही डिस्टर्बिंग था। वो जब सिर्फ 3 या 4 साल का था तब उसने एक पड़ोस की आंटी को अप्रोच किया जिस टाइम पर वो सो रही थी और टेड बंडी ने उसकी चारों तरफ चाकू लगा दिए थे और एक सैटेनिक सिंबल बना दिया था। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हुआ। उसे ये लगने लगा था कि वो बाकी सभी लोगों से बेटर है। हाई स्कूल में वो 2 बार अरेस्ट हुआ था किसी चोरी के मामले में और हाई स्कूल के बाद उसने लोगों की गाड़ियां चुराना शुरू किया। 1967 यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जहां वो स्टिफनी से मिला, उसका पहला और आखिरी प्यार। स्टिफनी उसका रियल नाम नहीं है। एक्चुअली उसने कभी अपना रियल नाम रिवील नहीं किया। वो ब्यूटीफुल थी, अमीर थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। टेड बंडी के लिए प्यार का मतलब था ऑब्सेशन
और ये लड़की स्टेफनी उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो 6 साल तक इसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहेगा, जबकि वो अगले साल ही 1968 में एक दूसरी लड़की से मिलता है, एलिजाबेथ कैंडल, एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल। इस मूवी में एलिजाबेथ का मेंशन है। वो एक 24 साल की डिवोर्स्ड सिंगल मॉम थी, जो उस टाइम पर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में काम करती थी, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर टेड बंडी पढ़ता था। इसके बाद इन दोनों की रेगुलर बातें होने लगी, ये साथ में डिनर करने लगे। टेड बंडी एलिजाबेथ के घर आने लगा। वो उसकी बेटी मॉली के साथ भी काफी घुल मिल गया था। एलिजाबेथ और टेड बंडी का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिजाबेथ जानती थी कि टेड बंडी थोड़ा टॉक्सिक है। ये कभी लिव इन में रहते और कभी सेपरेट। और इस पूरे टाइम में टेड बंडी स्टेफनी को भी स्टॉक करता रहा, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। टेड के पास इस टाइम पर पैसा नहीं था, कोई करियर डायरेक्शन नहीं थी और सोशल स्टेटस नहीं था, और इसीलिए स्टेफनी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो सक्सेसफुल थी, उसके हाई स्टैंडर्ड्स थे। पर एलिजाबेथ सीरियसली टेड बंडी से प्यार करती थी। वो उसे हर चीज के लिए माफ कर देती थी, और 2 साल बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और टेड बंडी उसे अबॉर्ट करने को कहता है। अब क्योंकि उस टाइम पर वो जॉब करती थी और टेड बंडी कॉलेज में पढ़ता था, तो एक तरह से टेड बंडी को एलिजाबेथ ही पाल रही थी, क्योंकि उस टाइम पर उसके एक्सपेंसेस वही देती थी। 1 साल बाद 1971 में इस टाइम पर टेड बंडी को एक हॉटलाइन सेंटर में जॉब मिल गई थी। ये वही सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर था जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी थी, और यहाँ पर वो ऐसे लोगों से बात करता था जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। स्टार्टिंग में वो इसे एक जॉब की तरह कर रहा था और उसने कुछ लोगों को अपनी जान देने से रोका भी, लेकिन धीरे धीरे वो इन चीजों को एंजॉय करने लगा था। और फ्यूचर में जब वो लड़कियों को टॉर्चर करेगा तो उस टाइम पर भी वो उनकी सफरिंग्स को एंजॉय करेगा। वो लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट करता कि लोग उसे अपने सीक्रेट्स तक बता देते थे। टेड बंडी की जितनी भी विक्टिम्स थी उन सब की शक्ल उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड स्टेफनी से मिलती थी। उसी टाइप के डार्क हेयर और उसी टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर। Type of victim. He had like very attractive women of college age with long dark hair parted in the middle. So that was, he would look for a stranger when he was in a kill mode who fit that type. टेड बंडी ने हमेशा स्ट्रेंजर्स को टारगेट किया, वो लोग जिन्हें वो नहीं जानता था। उसने वही करियर चूज किए जहां वो लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर सकता था। 6 साल तक वो स्टेफनी को परस्यू करता रहा और इस टाइम पर वो एलिजाबेथ के साथ रहता था। उसने लॉ स्कूल ज्वाइन किया, पॉलिटिकल कैंपेन्स किए और अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश किया। और फिर जब 6 साल बाद उसने स्टेफनी को फिर से अप्रोच किया, तो इस टाइम पर वो कॉन्फिडेंट था, एम्बिशियस था और सक्सेसफुल भी, और इस बार स्टेफनी उससे अट्रैक्ट हो गई थी। फाइनली 1973 में स्टेफनी हाँ बोल देती है और वो उसे शादी करने को तैयार हो जाती है। पर इस टाइम पर टेड बंडी उसे सारे कनेक्शंस तोड़ देता है और उसे बात करना बंद कर देता है। और इस बारे में उसने कहा था that I just wanted to prove that I can have you. मैं बस ये प्रूव करना चाहता था कि मैं तुम्हें पा सकता हूँ। उसने खुद पर इतना काम किया, खुद को ऐसा बनाया कि कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट ना कर पाए। Now let's talk about his victims. हम सारी victims को डिस्कस नहीं कर सकते। They were around 30 और सबके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ उन victims की बात करेंगे जिनकी इंफॉर्मेशन पुलिस रिकॉर्ड में थी। जनवरी 4, 1974 उसकी पहली विक्टिम कैरन स्पार्क्स। उसने कैरन स्पार्क्स के घर में घुसकर उस पर अटैक किया, उसका मल्टीपल टाइम्स रेप किया और उसके बाद एक हैवी ऑब्जेक्ट से बार बार उस पर अटैक किया। ये अटैक इतना सीवियर था कि कैरन कोमा में चली गई थी और फिर वो उसे डेड समझकर वहाँ से निकल गया। कैरन जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, उसके रूममेट्स कुछ घंटे बाद वापस आए और वो कैरन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, पर काफी डैमेज हो चुका था। कैरन अब ठीक से देख नहीं पा रही थी, ना ही सुन पा रही थी। डॉक्टर्स को लगा कि शायद वो नहीं बच पाएगी, लेकिन महीनों के ट्रीटमेंट के बाद कैरन बच गई थी, लेकिन उसके ब्रेन को परमानेंट डैमेज हुआ। My name is Karen Epley. On January 4th, 1974, I was attacked and left for dead. He came into my home, took a bed frame off of my bed and smashed my skull. Then he
used probably the same bed frame, smashed it into my vagina and into my bladder. My bladder was totally split, so it was horrible. 1974, a month after, 21 साल की लिंडा गायब थी। वो टेड बंडी के स्कूल से ही थी और अब वो एक रेडियो स्टेशन में वेदर रिपोर्टर थी। वो 3 दिन से मिसिंग थी। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। 14 महीने बाद उसका स्कल और जॉ बोन्स टेलर माउंटेन पर मिले। ये माउंटेन उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था। एक्चुअली टेड बंडी इस माउंटेन पर बार बार जाता है। उसने अपनी ज्यादातर विक्टिम्स की डेड बॉडीज यहीं पर छोड़ी थी। टेड बंडी अपने विक्टिम्स को तब अटैक करता जब वो घर पर अकेले होते, या फिर वो इन विक्टिम्स को किडनैप करके किसी लोनली जगह पर ले जाता, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स। वो हमेशा एक मास्क पहनकर रखता और वो टर्टल नेक ही पहनता था ताकि वो अपने नेक के तिल को भी छुपा सके। बॉडी डिस्पोज करने के बाद वो वापस एलिजाबेथ और मॉली के पास चला जाता। हालांकि एलिजाबेथ को अब डाउट होने लगा था क्योंकि टेड बंडी बार बार गायब हो जाता था। पर अभी एलिजाबेथ को नहीं पता था कि टेड बंडी कहाँ जाता है, क्या करता है। उसको तो बस यही लगा कि शायद टेड बंडी उस पर चीट कर रहा है। नेक्स्ट मंथ मार्च 1974 में हीली के मर्डर के 1 महीने बाद उसने एक और लड़की डोना के साथ भी वही सब किया। डोना उस रात एक कॉन्सर्ट में जाने वाली थी जहां वो कभी पहुंची ही नहीं, लेकिन इस बार उसने डोना के स्कल को माउंटेन पर नहीं छोड़ा बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के घर के फायर प्लेस में जला दिया। और इसी टाइम पर उसने वॉशिंगटन की इमरजेंसी सर्विसेज को ज्वाइन किया जहां पर मिसिंग पर्संस को रिपोर्ट किया जाता था। एक्चुअली ये जॉब भी उसने इंटेंशनली लिया था क्योंकि यहाँ से उसे अपडेट्स मिलती थी उन सभी लड़कियों की जिनका उसने मर्डर किया था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टेड बंडी ने एक स्टूपिडिटी की थी। एक्चुअली वो खुद को काफी स्मार्ट समझता था और शायद उसने ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में किया हो। उसने अपनी हर विक्टिम को अपना असली नाम ही बताया। उसने अपना फर्स्ट नेम टेड ही बताया, लेकिन सरनेम को वो हर बार चेंज करता था। अप्रैल में सूजन इलेन और मई में रोबर्टा कैथलीन, इन दोनों लड़कियों के स्कल भी सेम माउंटेन पर मिले। नाउ ही वाज बिकमिंग मोर इविल। इसके बाद जून में 2 और विक्टिम्स ब्रेंडा बॉल और जॉर्जिन हॉकिंस, इन दोनों के सामने इसने हैंडीकैप होने का नाटक किया। ये बैसाखी लेकर चल रहा था और इसने इन लड़कियों से मदद मांगी। इन लड़कियों ने इसे हेल्प किया और इसने उनका रेप और मर्डर, इनकी बॉडीज को भी टेलर माउंटेन पर डिस्पोज किया। और बाद में जब डेड बॉडीज का एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि इनकी बॉडीज को भी वायलेट किया गया था। वो उस माउंटेन पर डेड बॉडीज के पास बार बार वापस जाता था। वो उन पर कंप्लीट कंट्रोल फील करना चाहता था। कुछ सीरियल किलर्स अपने क्राइम को दोबारा से मेंटली जीना चाहते हैं और टेड बंडी उनमें से एक था। बंडी ने अपने लेटर कन्फेशंस में बताया कि वो बॉडीज के पास वापस जाकर सेक्सुअल एक्ट्स करता था, जो कि एक सीरियस नेक्रोफिलिक बिहेवियर है। यहाँ तक कि बंडी अपने विक्टिम्स के कुछ पार्ट्स अपने पास रख लेता था, जैसे कि स्कल। सीरियल किलर्स इन्हें ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उनके लिए ये पार्ट्स उनके क्राइम की मेमोरी है। आप समझ ही सकते हैं कि टेड बंडी किस लेवल का इनसेंसिटिव इंसान था। एंड कैन यू बिलीव, टेड बंडी एक टाइम पर क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी का डायरेक्टर था। जुलाई में वो सुपर एक्टिव था। उसने 2 विक्टिम्स को एक ही दिन में किडनैप किया। जुलाई 14, 1974, लेक समामिश। काफी सारे लोग पिकनिक मनाने इस लेक पर आए थे और टेड बंडी ने पहली बार दिन के उजाले में अटैक किया। एज यूजुअल उसने अपना फर्स्ट नेम यूज किया, टेड। यहाँ पर उसने आर्म स्लिंग पहना था और वो वहाँ लड़कियों से हेल्प मांग रहा था। यहाँ पर उसने 2 यंग औरतों को अप्रोच किया, जेनिस एंड डेनिस मारिया। जेनिस को लास्ट टाइम एक विटनेस ने उसके साथ चलता हुआ देखा और फिर कुछ घंटों बाद डेनिस भी वहाँ से गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। I developed agoraphobia and I don't go out anymore. I'm in this house 24 hours a day. लेकिन ये किडनैपिंग एक पब्लिक प्लेस में की गई थी और कुछ विटनेसेस ने उसे आइडेंटिफाई किया और बाद में पुलिस की हेल्प की उसका स्केच बनाने के लिए। इनमें से एक विक्टिम को उसने फोर्स किया
कि वो दूसरी लड़की का मर्डर देखे और फिर बाद में उसे भी मर्डर कर दिया। टेड बंडी का जो स्केच विटनेसेस ने बनाया था उसे सर्कुलेट किया गया और उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि इसके पास एक VW कार है। इस स्केच को टेड बंडी की कोवर्कर ने देखा तो वो शॉक हो गई थी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसी बीच एलिजाबेथ ने भी पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि पुलिस का कहना था कि इस टाइम पर ये केस इतना पॉपुलर था कि उन्हें हर दिन 200 कॉल्स आते थे और हर कोई किसी सस्पेक्ट के बारे में बताता था। पुलिस के लिए ये इवैल्यूएट करना कि किसका दावा सही था और किसका गलत, ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब पुलिस ने एलिजाबेथ की बात नहीं सुनी तो उसने अपना डाउट अपने फादर को भी बताया, लेकिन एलिजाबेथ के फादर टेड बंडी से इतने इम्प्रेस थे कि वो एलिजाबेथ को ही समझाने लगे कि जरूर तुम्हें कोई डाउट हुआ होगा। टेड बंडी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है। एक्चुअली टेड बंडी था ही इतना मैनिपुलेटर, जो भी उसे 1 या 2 बार मिलता वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता। और अब जब पुलिस उन सारी ही मिसिंग लड़कियों को अच्छे से ढूंढ रही थी तो टेड बंडी ने इस शहर को ही छोड़ दिया और वो शिफ्ट हो गया यूटा, सॉल्ट लेक। देयर ही गॉट बैप्टाइज्ड इन चर्च और वहाँ पर सेटल होते ही he didn't take a break। उसने इन किलिंग्स का सिलसिला फिर से शुरू किया। नैन्सी, मलीसा एंड लॉरा, इन तीनों के रिमेन्स यूटा के माउंटेन्स पर मिले। इन सबकी डेड बॉडीज को डिफाइल किया गया था। उसकी नेक्स्ट विक्टिम थी रोंडा स्टेपली। वो अपनी बस का वेट कर रही थी जब टेड बंडी ने उसे राइड ऑफर की अपनी ब्राउन कलर की VW में और वहाँ से वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। पर ये लड़की हिम्मत करके किसी तरह वहाँ से भाग गई, पर ये इतना ज्यादा डर गई थी कि इसने 40 साल तक किसी को नहीं बताया और 2016 में उसने अपनी मेमोयर पब्लिश की, सर्वाइव्ड टेड बंडी। I thought that he was going to kiss me. Instead, he said very quietly, "Do you know what? I'm going to kill you." नवंबर 8, 1974, टेड बंडी ने यूटा के मॉल में एक लड़की को अप्रोच किया, कैरल डोरांच। उसको बोला योर कार हैज ब्रोकन और तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस लड़की ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि सही में इसकी कार को कुछ हुआ भी है या नहीं, बल्कि ये टेड बंडी के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। पर फिर थोड़े ही टाइम में उसे रियलाइज होता है कि ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे। My name's Carol Ann Durant and I was kidnapped by Ted Bundy in November of 1974. बंडी ने उसे गन से डराया और हैंडकफ्स पहना दिए, पर कैरल हैंडकफ के साथ ही कार से कूद जाती है। वो लोगों से हेल्प मांगती है और तब एक कपल उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। अब क्योंकि कैरल भाग गई थी तो टेड बंडी ने एक और लड़की को अप्रोच किया, डेब्रा कैंट। वो 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट थी। टेड बंडी ने उसे किडनैप किया और फिर डेब्रा कभी नहीं दिखी। And listening to that horrible tape of him saying that he had followed my sister from the auditorium or whatever it was, and that is the first time I had ever felt anger and hate. जब पुलिस को उसकी मिसिंग रिपोर्ट मिली तो पुलिस सबसे पहले वहां पहुंची जहां किडनैप हुआ था। वहां उन्हें एक चाबी मिली और ये चाबी उसी हैंडकफ की थी जो टेड बंडी ने कैरल डोरांच को पहनाई थे। कैरल ऑलरेडी पुलिस को उसकी कार का डिस्क्रिप्शन दे चुकी थी और स्केच तो पुलिस के पास ऑलरेडी था। सेम डे इवनिंग में उन्होंने टेड बंडी की कार को अप्रोच किया और उसकी कार में उन्हें काफी कुछ मिला, हैंडकफ, क्रोबार, ट्रैश बैग, रोप। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो टेड बंडी को विक्टिम्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। 1976 में जब इस केस का ट्रायल चला तब कैरल डोरांच ने उसे कोर्ट में आइडेंटिफाई किया। अब वो फर्स्ट टाइम जेल में था और उसे 1 से 15 साल की जेल मिली थी, विच इज कंफ्यूजिंग क्योंकि अभी तक पुलिस उसे 1 या 2 विक्टिम के साथ ही कनेक्ट कर पाई थी। इसके बाद उसे कोलोराडो भेजा गया जहां पर केरन कैम्पबेल के मर्डर का ट्रायल चल रहा था। केरन कैम्पबेल उसकी फर्स्ट विक्टिम थी जिसको बहुत सारी इंजरीज थी, लेकिन वो फिर भी बच गई थी। अब क्योंकि टेड ने लॉ की पढ़ाई की थी तो वो अपने केस को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए उसे लाइब्रेरी का भी एक्सेस दिया गया और बंडी ने इसी चीज का फायदा उठाया। जून 7, 1977 वो इस लाइब्रेरी की विंडो से जंप करके दूर पहाड़ों में भाग गया। 6 दिन तक वो वहाँ रहा। वहाँ पर टूरिस्ट के कैंप्स होते थे और वहीं से बंडी ने खाना, पानी, फ्रूट सब कुछ चुराया। 6 दिन बाद उसे फिर से अरेस्ट किया गया और वापस जेल लाया गया।
इसके बाद ये केस मीडिया में ट्रेंड कर रहा था। बंडी बार बार टीवी पर दिखता है और काफी औरतें उसकी फैन बन चुकी थी। वो उसे पैसे भेजने लगी थी। $500 के अराउंड उसके पास आ चुके थे। टेड बंडी को किसी भी तरह जेल से निकलना था। उसने अपनी जेल के सीलिंग में एक होल बनाना शुरू किया और फिर महीनों तक उस होल को बड़ा करता गया। उसने उस टाइम पर एक्सरसाइज करके अपना वेट भी कम किया ताकि वो इस छोटे से होल से पास कर सके और वो डेली बेसिस पर रनिंग की भी प्रैक्टिस करने लगा। दिसंबर 30, 1977 वो इस होल से निकलता है और वो एग्जिट करता है इस जेल के दूसरी तरफ एक चीफ जेलर के अपार्टमेंट में। वहाँ से बाहर आते ही इसने सबसे पहले एक कार की चोरी की और वो सीधा पहुंचा टालाहासी। जनवरी 5, 1978 उसने सिर्फ 15 मिनट में 4 सोई हुई औरतों पर अटैक किया। इन 4 औरतों में से 2 की डेथ हो गई, मार्गरेट एंड लीजा। बाकी 2 कैथी क्लाइनर एंड कैरन चैंडलर, ये दोनों सीरियसली इंजर्ड थी बट ये किसी तरह सरवाइव कर गई। इनमें से एक थी लिवी जिसकी बॉडी पर इसके बाइट मार्क्स मिले। बाद में इन बाइट का निशान टेड बंडी के दांतों से मैच हो गया था। 4 औरतों पर अटैक करने के बाद टेड बंडी सिर्फ 1 महीना चुप रहा, जस्ट 1 मंथ, और फिर उसने अपना सबसे ब्रूटल क्राइम किया और इस बार वो विक्टिम सिर्फ 12 साल की बच्ची थी और ये लास्ट मर्डर था जिसके बाद टेड बंडी अरेस्ट हो जाएगा। ये 12 साल की लड़की थी किम्बरली और उस टाइम पर किम्बरली स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल खत्म होने के बाद किम्बरली घर जा रही थी जब टेड बंडी ने उसे किडनैप किया। बंडी का ये क्राइम बहुत शॉकिंग था क्योंकि इस बार उसने 12 साल की बच्ची पर अटैक किया था, लेकिन ये उसका आखिरी क्राइम था क्योंकि इसके बाद उसकी फ्रीडम खत्म होने वाली थी। एलिजाबेथ टेड बंडी से सारे ही रिलेशंस तोड़ चुकी थी, लेकिन अब पिक्चर में आती है कैरल एन बून जिससे टेड बंडी 1974 में मिला था। ये लड़की टेड बंडी से ऑब्सेस्ड थी। आप मान सकते हो कि ये टेड बंडी की सबसे बड़ी फैन थी। इसने उसे काफी लव लेटर्स लिखे। ये जेल में टेड बंडी से बार बार मिलने जाती थी, यहाँ तक कि इसने अपना जॉब छोड़ दिया और टेड बंडी के लिए फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई। इस पूरे ट्रायल में ये उसके साथ थी। जून 1979 में टेड बंडी का ट्रायल टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। ये अपने टाइम का पहला ट्रायल था जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आता था। इन सारी क्लिप्स में टेड बंडी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दिखता क्योंकि वो अपने केस को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो विक्टिम की फैमिलीज के साथ भी इंटरेक्ट करता और इस पूरे प्रोसेस में वो सुपर कूल था। पहले ओमेगा मर्डर्स का ट्रायल हुआ और उसके बाद 1980 में किम्बरली मर्डर ट्रायल। किम्बरली ट्रायल के दौरान टेड बंडी ने कोर्ट में ही कैरल एन बून को शादी के लिए प्रपोज किया। उसने पूछा, विल यू मैरी मी? Will you marry me? Yes. And I do hereby marry you. Thank you. एक्चुअली जब कोई मैरिज का डिक्लेरेशन कोर्ट में किया जाता है इन फ्रंट ऑफ जज तो ये शादी वैलिड मानी जाती है और इसके बाद सारा फोकस टेड और कैरल की शादी पर आ गया। इस न्यूज ने लोगों को हैरान किया था और इस तरह से टेड बंडी ने किम्बरली के ट्रायल की वैल्यू को भी कम कर दिया। एक्चुअली टेड बंडी को हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता था। इसका कॉन्फिडेंस लेवल डिस्टर्बिंग था। इतने मर्डर्स कमिट करने के बाद इसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा डेंजरस इंसान कौन हो सकता है। और इस ट्रायल के एंड में इसे फांसी की सजा सुनाई गई। इसने बार बार अपील की, लॉ को चैलेंज करने की कोशिश की। इनफैक्ट कोर्ट में जज टेड बंडी से इतना इम्प्रेस था, उसने कहा कि तुम्हारे जैसा इंसान एक गलत रास्ते पर चला गया। मैं तो तुम्हें इस कोर्ट में प्रैक्टिस करते देखना चाहता था। टेड इतना शातिर था कि वो हर किसी को मैनिपुलेट कर देता था। इस पूरे ट्रायल में उसने सभी से बहुत पोलाइटली बात की। वो अपने बेस्ट बिहेवियर में था। उसने गुस्सा नहीं किया। जज और लॉयर्स के लिए ये मानना मुश्किल था कि इसी आदमी ने इतनी लड़कियों का मर्डर किया था। फाइनली टेड बंडी जेल में था, लेकिन इस टाइम पर वो कैरल एन बून से मिलता रहा। इनकी प्राइवेट मीटिंग्स कराई जाती थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। 1982 में कैरल प्रेग्नेंट थी। उसने टेड बंडी की बेटी रोज बंडी को बर्थ दिया। 1986 से 1989 तक टेड बंडी ने मल्टीपल कन्फेशंस किए। उसने उन सारे विक्टिम्स के बारे में एक एक कर पुलिस को बताया जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी। ये कन्फेशंस उसने इसलिए किए ताकि उसकी फांसी की सजा को डिले कर दिया जाए और ऐसा हुआ भी। वो कन्फेशंस करता रहा और उसकी एग्जीक्यूशन डेट डिले होती गई एंड देन ही वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड ऑन
24th January 1986, he was put to death in electric chair. Morning 7:16 a.m. उसके आखिरी वर्ड्स थे, I would like to give love to my family and friends. उसके मरने के बाद एटलीस्ट विक्टिम की फैमिलीज को एक क्लोजर मिला और लोगों ने उसकी डेथ को अच्छे से सेलिब्रेट किया। टेड बंडी मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी एक वार्निंग है कि कभी-कभी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी एक नॉर्मल चेहरे के पीछे हो सकते हैं।